तो जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 10th बायोलॉजी का एनसीईआरटी पंच में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एनसीईआरटी पंच में लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के आपको बताने के लिए वादा किए थे, ठीक। तो इसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी बुक का जितना भी चीज़ दिया गया है लाइन बाय लाइन पढ़ को आपको समझाएंगे। जहाँ पे थोड़ा टॉपिक सरल रहेगा वहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगा, और जहाँ समझाने की ज़रूरत रहेगा वहाँ का आप समझाएंगे, ठीक। पूरा जितना भी एनसीईआरटी में दिया गया है सभी को लाइन बाय लाइन, क्योंकि आप किसी भी टीचर से पढ़ लेते होंगे। आप लोग जानते हैं कि आप पहले से ही पढ़ लिए होंगे इस चैप्टर को, या फिर किसी टीचर से अपने टीचर से पढ़ लिए होंगे। लेकिन एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है। परीक्षा में टोटल प्रश्न यहीं से बनता है एनसीईआरटी बुक से ही, ठीक। तो एक बार बुक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हम जानते हैं कि आप घर पे बुक से नहीं पढ़ते होंगे, अगर पढ़ते भी होंगे तो भारतीय भवन के बुक से, लेकिन एनसीईआरटी का बुक पढ़ना एक बार बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए एनसीईआरटी पंच लाए हैं। तो इसमें हम लोग पिछला लेक्चर जो हुआ था हमारा, उसमें हम लसिका तक देख लिए थे, ठीक। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। लसिका तक देख लिए थे। आज हम लोग पादप में परिवहन को देखेंगे, ठीक। परिवहन चल रहा था हमारा। तो चलिए आज की कार्रवाई को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने कम से कम एक मित्र के पास शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा जल्दी अपने एक मित्र के पास शेयर कर दीजिए। आज की हम लोग कार्रवाई को शुरू करते हैं। कह रहा है पादप में परिवहन, ठीक। तो देखिए लिखा गया है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप की सतह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सरीखे सरल यौगिक लेते हैं, ठीक। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों के विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। कह रहा है पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है, ठीक। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम प्रचुनतम स्रोत है। जो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और जितना भी खनिज लवण है ना, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है पौधों को? तो मिट्टी से प्राप्त होता है, ठीक। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है, इसलिए इनको कहाँ से? मिट्टी से यानी जड़ से प्राप्त किया जाता है। जो मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, जो जड़ मिट्टी के संपर्क में रहता है उसी से प्राप्त किया जाता है ये सभी चीज़ को। कुछ किसी चीज़ को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, खनिज लवणों को, ठीक। यदि मिट्टी के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम होती है तो वह ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो जाती है। यदि पादप शरीर का अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियां में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में परिवहन के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होती है। यानी कह रहा है अगर पौधा छोटा हो, बहुत छोटा है तो इसमें तो काम चल जाता है कि यहाँ मान लीजिए इसका जड़ है, पौधा बहुत छोटा है, मान लीजिए बहुत छोटा पौधा है, तो इसमें जड़ से खनिज लवण और जितना भी जल उल होता है उसको अवशोषित करके विसरण द्वारा पहुँचा देता है पूरे पौधा में। लेकिन मान लीजिए पौधा बहुत बड़ा हो, आम का पेड़ हो या अमरूद का पेड़ बहुत बड़ा पौधा होता है, तो उसमें विसरण प्रक्रिया द्वारा जड़ से नहीं पहुंचाया जा सकता। मान लिया जड़ से लिया गया, सारा जल उल लिया गया जड़ से, लेकिन विसरण प्रक्रिया द्वारा जल से पूरे पौधों में, मान लीजिए सब टहनी है, पौधा का बड़ा पौधा है, विशाल पौधा है, तो पूरा शरीर पौधा में नहीं ना पहुंचा सकता है विसरण प्रक्रिया द्वारा। ये केवल छोटा पौधा में होता है, छोटा जैसे एक कोशिकीय जीवों में होता है ना विसरण द्वारा, बाकी सब परिवहन के लिए धमनी सिरा होता है ना, उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं बड़ा उसमें परिवहन के लिए कोई होता है जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक। जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक, याद रखेगा। जिस प्रकार से हमारे शरीर में धमनी और सिरा होता है ना, उसी प्रकार से बड़े बड़े पौधों के शरीर में जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? परिवहन पूरे पौधे में होता है, ठीक। लेकिन जो छोटा पौधा होता है, जैसे हमारे जीवों में छोटा एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, उसी प्रकार से छोटा पौधा होता है उसमें विसरण द्वारा ही पूरे पौधे में पहुँच जाता है, ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है विभिन्न शरीर परिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं कर सकते, यानी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। कह रहा है पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है, यानी कि पादप में अधिकतर मृत कोशिका होता है, जो बाहरी खाल होता है उसमें, ठीक। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो पौधे होते हैं उसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है मुकाबले टू इंसान। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग को बोलना होता है, खाना होता है, पढ़ना होता है, चलना होता है, टहलना, मतलब बहुत सारा काम होता है। लेकिन पौधे तो एक जगह ही रहते हैं, ना वो बोलते हैं ना कुछ करते हैं।
केवल उनका हाइट बढ़ता है धीरे धीरे, इसलिए पौधों को बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन मनुष्य को बहुत ज़्यादा, हम लोग दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत चीज़ करते हैं, ठीक। तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं, ठीक। इसलिए जो पौधे होते हैं वो उनमें धीरे धीरे परिवहन होता है। जैसे हमारे मानव के शरीर में बहुत तेज़ी से परिवहन होता है, दिल 1 मिनट में बहाता है, बाद धड़कता है, धक 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 धक, और पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। लेकिन पादप जो होता है उसमें परिवहन तंत्र बहुत धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उन लोगों को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं करते हैं पौधे दिन भर एक ही जगह पर रहते हैं हमेशा के लिए, इसलिए उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अधिकतर उनका कोशिका मृत होता है, जितना भी खाल होता है सभी तो मृत कोशिका का बना होता है, इसलिए उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उसमें क्या होता है, धीमे वहन तंत्र का प्रणाली, धीमे धीमे उसमें परिवहन होता है, ठीक। जिससे दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचलन कर रहे हैं, ठीक, कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में बहुत अधिक हो जाती है, ठीक। देखिए कह रहा है मृत कोशिकाओं का होता है, इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा उसमें अपेक्षाकृत मानव से अपेक्षाकृत धीमे धीमे की वहन तंत्र यानी परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचलन कर रहे हैं लंबे वृक्षों में बहुत अधिक हो जाती है, लंबे वृक्षों में दूरियां बहुत अधिक हो जाती है। पादप परिवहन तंत्र पत्तियों में से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। जो पौधे होते हैं, मान लीजिए हम आपको एक पौधा का चित्र बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए हमारा पौधा है, ये हमारा पौधा है, तो इसमें परिवहन दो तरह से होता है। पहला तो इसका जितना जड़ है ना, इसमें से जल होगा, जल और खनिज लवण को पूरे पौधा में पहुंचाना होगा, ये पहला। दूसरा होगा कि इसके जितना पत्ता है ना, पत्ता पे जितना बनेगा ना ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितना पत्ता पे हरा हरा भाग पे ऊर्जा बनेगा, उन सभी को पूरे शरीर में पहुँचाना है, यानी पूरे पौधा में पहुँचाना है, यानी कि दूध होता है। वही कह रहा है दूध को परिवहन की आवश्यकता होती है। 2 पथ स्वतंत्र संगठन चलाने नलिकाओं से निर्मित होते हैं, ठीक। कह रहा है विभिन्न शरीर कल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। पादपों पर प्रचलन नहीं कर सकते, पादपों के परानुपात में उनके उत्तक मृत कोशिकाओं का बना होता है, इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचलन कर रहे होते हैं वे लंबे वृक्ष में बहुत अधिक होती है। पादप परिवहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ से कच्ची सामग्री को वहन करेगा, ठीक। केवल जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन किया जाता है और पत्तों से ऊर्जा का वहन किया जाता है। ये 2 पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। ये दोनों पथ होता है ना जो आपको बताएं, ये दोनों पथ, एगो नीचे वाला, एगो नीचे से ऊपर, एगो ऊपर से नीचे वाला हो गया ना। एगो जल ले जाए वाला है, वो पूरे अथी में पूरे पौधे में खनिज लवण को ले जाने वाला, या क्या होता है 2 संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होता है। एक होता है जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल को खनिज लवणों को पूरे शरीर में वहन करता है। दूसरा होता है फ्लोएम जो पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण से उत्पादन संश्लेषित होता है पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है, ठीक। इसलिए इसमें 2 को तंत्र होता है, जाइलम होता है, एक फ्लोएम। जैसे हमारे शरीर में एक धमनी होता है ना, धमनी और सीरा होता है ना, उसी प्रकार से पौधों में क्या होता है, एक होता है जाइलम, ठीक, जाइलम। दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, तो जा से जल का परिवहन करता है, ठीक, याद रखेगा, जा से जल का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, जो भोजन बनता है ना ऊर्जा, उसी का परिवहन पूरे शरीर में करता है। और जाइलम जल का जड़ से लेकर के पूरे पौधों में कौन पहुंचाता है, जाइलम जल को पहुंचाता है। जो फ्लोएम होता है पूरे पौधों में पत्ती से भोजन को लेकर पूरे पौधों में कौन पहुँचाता है, फ्लोएम, ठीक, यही लिखा गया है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कहा गया है कि विभिन्न तरह ये हो गया पादप वहन तंत्र भंडारित होती ऊर्जा कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये पथ 2 संगठित रूप से होती है, ठीक। एक जाइलम होता है जो मृदा को पूरे खनिज लवणों को वहन करता है। दूसरा फ्लोएम होता है जो पत्तियों के जहां प्रकाश संश्लेषण की उत्पाद संश्लेषित होती है पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है, ठीक। हम इन उत्तकों की संरचना विस्तार से क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक। क्लास 9th में उत्तकों के बारे में, कोशिका के बारे में ध्यान से पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या पहला है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम, और भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम, ठीक, याद रखिएगा। अब चलिए जल का परिवहन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। कहा गया है जाइलम उत्तकों में जड़ों
तनों और पत्तियों की वहनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाता है। ठीक, तो कह रहा है जाइलम का जो ऊतक होता है, जाइलम ऊतकों में जड़ों से लेकर के तना और सभी पत्तियों तक ढेर सारा नसें फैला हुआ होता है। वाहिकाएं, जैसे हमारे शरीर में पूरा नसें फैला होता है ना, उसी तरह से पूरा नसें ढेर सारा फैला होता है। वाहिकाएं जो आपस में मिलकर एक संवहन वाहिका, एक सरल जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबंधित होता है, यानी पूरे पौधों के पूरे शरीर से, पौधा का जितना भी शरीर हो गया ना, पूरे पेड़ से संबंधित रहता है। ठीक, ऐसा जाल बनाता है जो पूरे पेड़ को छूता है। जैसे हमारे नस होता है ना, पूरे शरीर में नस फैला हो, ऐसे जाइलम का जो जाल होता है वो पूरे शरीर में, पूरे पौधे में फैला होता है। ठीक, जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में जो जड़ों की कोशिकाएं होती है वह मृदा के यानी कि मिट्टी के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है, मिट्टी से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के माध्यम आयन सांद्रण में एक अंतर भी उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। ठीक, इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में आता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार रूप से ऊपर की ओर ढकेलता है। ठीक, तो याद रखिएगा जाइलम की गति कैसे होती है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से जल लेता है और खनिज लवण को लेकर ऊपर की ओर पहुंचाता है पूरे शरीर में। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे कहा है स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर ढकेलता जाता है। जो आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं तब दाब जल को वहां तक पहुंचने के लिए स्वयं से पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंची बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। ठीक, तो जो ज़्यादा ऊंचा पौधा होता है ना, तो उसमें जाइलम की मदद से भी वो सबसे ऊपर शीर्ष पे नहीं पहुंच पाता, वही कहा गया है। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या है, आगे कहा गया है यह मानकर कि पादपों को पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक सूचन उत्पाद करता है जो जल के जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का हानि बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक, तो बाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों के पत्तियों द्वारा या फिर पौधों के जितना भाग हो गया ना उसके द्वारा जल का हानि बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक, तो ये पूछा भी जाता है बाष्पोत्सर्जन में और स्थानांतरण में क्या अंतर है, तो भोजन का स्थानांतरण और बाष्पोत्सर्जन में अंतर पूछा जाता है। तो बाष्पोत्सर्जन याद रखिएगा, बाष्पोत्सर्जन क्या है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का हानि बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक, आगे कहा गया है अतः बाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलेय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक होता है। बाष्पोत्सर्जन के कारण ही सबसे ऊपर तक, जो पौधों का सबसे ऊपर भाग होता है वहाँ पानी पहुँच पाता है। ठीक, विलेय खनिज लवणों के सहायक है। यह ताप के नियम में भी सहायक है, ताप को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। ठीक, जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं, बाष्पोत्सर्जन आकर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल देते हैं। ठीक, तो दिन में कम होता है लेकिन रात में ज़्यादा होता है। ठीक, याद रखिएगा, जो जल निकलता है वो रात में ज़्यादा निकलता है, परिवहन ज़्यादा होता है रात में, इसलिए रात में ऑक्सीजन नहीं निकलता है पेड़ पौधों से, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक, क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे जब दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं तभी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में जब श्वसन करते हैं तो पेड़ पौधे भी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, तो श्वसन के दौरान ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान उल्टा करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक, आगे चलिए, आगे कर रहा है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अब क्या है, बाष्पोत्सर्जन तो जान गए कि वायवीय भागों से जल की हानि बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब स्थानांतरण के बारे में जानते हैं, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण।
अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, तो अब स्थानांतरण का परिभाषा यहाँ दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, लेकिन बाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधों के वायवीय भागों से जल की हानि बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। जो प्रकाश संश्लेषण में जितना उत्पाद बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसको पूरा पेड़ में वहन करना परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। ठीक, जो संवहन ऊतक होता है उसमें फ्लोएम द्वारा होता है, या किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के अलावा फ्लोएम एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। जिस प्रकार से जो जाइलम होता है केवल जल का परिवहन नहीं करता है, बल्कि नाइट्रोजनी पदार्थ, फास्फोरस, इस सब के भी परिवहन करता है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक, उसी प्रकार से जो फ्लोएम होता है वो केवल प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है, वो ग्लूकोज का ही परिवहन नहीं करता है, जबकि अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीज तथा वृद्धि वाले अंग में लाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संगलन साथी कोशिकाओं की सहायता से चलनी नालिकाओं के ऊपर मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होती है। ठीक, तो जो चालनी नलिका किस में पाया जाता है? याद रखेगा, चालनी नलिका किस में पाया जाता है? फ्लोएम में पाया जाता है। ठीक, किस में? फ्लोएम में। जाइलम में चालनी नलिका नहीं पाया जाता है। ठीक, जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। जाइलम जल का वहन। ठीक, याद रखिएगा। जो फ्लोएम होता है, जाइलम की गति तो हम आपको बता दिए थे कि मान लीजिए हमारा पौधा है, ये हमारा पौधा है, तो जो जाइलम होता है उसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, क्योंकि नीचे से पानी लेके ऊपर पहुंचाता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है उसकी गति दोनों तरफ होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। क्योंकि मान लीजिए हमारा पत्ता है तो यहाँ पे बनेगा ग्लूकोज इसम, तो प्रकाश संश्लेषण जो ग्लूकोज बना है उसको ऊपर भी भेजना होता है, नीचे भी भेजना होता है। इसलिए जो पौधे में फ्लोएम होता है उसकी गति दोनों तरफ होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। लेकिन जो जाइलम होता है उसकी गति सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है, जाइलम द्वारा परिवहन, जिससे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, के विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से द्वारा प्राप्त ही स्थानांतरित होते हैं। ठीक, कह रहा है सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। जो सुक्रोज होता है उसको पूरा पौधे में स्थानांतरित किसके द्वारा होता है? एटीपी से जो ऊर्जा मिलता है उसी के द्वारा फ्लोएम की मदद से होता है। ठीक, यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे बल इसमें प्रवेश कर जाता है। जब दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है, यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसमें वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो जब बसंत होता है तो देखिएगा सब चीज़ हरा भरा होता है, तो उसमें जो कली होती है, पौधों का कली फूल होता है ना, उसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए एटीपी से जो ऊर्जा मिलता है उसका ग्लूकोज का स्थानांतरण ज़्यादा इसमें होता है, कलियों में होता है बसंत ऋतु में। ठीक, फ्लोएम के द्वारा यही लिखा गया है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, परिवहन तंत्र। हमारा चैप्टर 3 भी समाप्त हो गया। पूरा एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बता दें। अगर आप इसका खुद से ही पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा या फिर क्रोम ब्राउज़र पे कहीं पे जाके लिखिएगा एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस बुक, तो आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बिहार बोर्ड का एक वेबसाइट है, उसको याद रखिएगा, जिसका नाम है
LOTS इलोट्स नाम का एक वेबसाइट है। उस पर इसको क्रोम पे सर्च कीजिएगा, इसका एक वेबसाइट आएगा, उस पर जाइएगा तो आपको हर क्लास पहला से लेकर के 12वीं तक के पूरा का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, हम लोग इसी पर से इसका PDF डाउनलोड किए हैं, आप लोग इसी पे मिल जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार इस पर आपको जाके आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, एक बार खुद से पढ़िएगा, आपको खुद सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उत्सर्जन तंत्र पर। ठीक, ये 1 शॉर्ट लेक्चर होगा उत्सर्जन तंत्र वाला, क्योंकि हम लोग इसको एक लेक्चर में ही खत्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, उत्सर्जन तंत्र में बहुत कम है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर का द एंड होता है। वाहन तंत्र, परिवहन तंत्र इसी के साथ हमारा खत्म होता है। ठीक, तो आप लोग कम से कम एक मित्र के पास अपने इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कम से कम एक मित्र के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जाने से पहले। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम एक मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।